हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछली क्लास में प्रकाश के परावर्तन से संबंधित सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। उसमें ऐसी कोई चीज नहीं है जो अभी तक छूटी हो। प्रकाश के परावर्तन की घटना दर्पण पे होती है, दर्पण को पढ़ लिया। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, उसका नियम क्या होता है, दर्पण में कौन कौन से शब्द प्रयोग किए जाते हैं, दर्पण में हम लोग अपना प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रतिबिंब बनाने का नियम, दर्पण के प्रकार, दोनों दर्पणों में प्रतिबिंब किन किन स्थितियों में बनता है, दर्पण से संबंधित सभी सूत्र, रेखीय आवर्धन, संयुग्मी फोकस, फोकस दूरी के लिए सूत्र, सारी चीजों को हम लोगों ने पढ़ लिया। तो ये दर्पण से परावर्तन था। अब हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन। तो हम लोगों की अगली और नई टॉपिक होगी प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन, तो पहली बात, प्रकाश का अपवर्तन कभी दर्पण में नहीं, दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। प्रकाश का परावर्तन अपारदर्शी वस्तुओं से होता है, जबकि प्रकाश का अपवर्तन पारदर्शी वस्तुओं से होता है। तो हम लोग आते हैं प्रकाश के अपवर्तन पर। प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है, यही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप एक कांच ले लीजिए, तो स्वाभाविक सी बात है कि कांच की चारों तरफ वायु है ही। प्रकाश की किरण, टार्च को आप जलाइए तो प्रकाश की जो किरण होगी, पहले वो टार्च के बल्ब से जब निकलेगी तो वह वायु से होते हुए ग्लास पर जाएगी। पानी से भरे हुए किसी बर्तन पे आप टार्च जलाइए, तो टार्च आप जलाएंगे तो प्रकाश की किरण निकली वायु से होती हुई तब पानी के अंदर गई। यानी कि प्रकाश की किरण का वायु से होते हुए पानी के अंदर जाना, वायु से होते हुए कांच के अंदर जाना। तो प्रकाश की किरण के गमन पथ के लिए जो माध्यम का परिवर्तन हो रहा है, तो प्रकाश की किरण वायु से कांच में जा रही है, प्रकाश की किरण वायु से जल में जा रही है। तो जब प्रकाश की किरण के लिए माध्यम चेंज होता है तो प्रकाश की जो चाल होती है वह भी बदल जाती है। प्रकाश की चाल जब बदलती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। यानी कि सीधे जा रही थी तो उसके मार्ग में कोई ना कोई परिवर्तन हो जाता है, या वो बाएं मुड़ जाती है, दाहिने मुड़ जाती है। तो उसके अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अर्थात हम लोग साधारण भाषा में कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के विचलित होने की जो क्रिया होती है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। अब हम प्रकाश के अपवर्तन की घटना के लिए संसार में उपस्थित सभी प्रकार के माध्यमों को दो माध्यम में बांटते हैं। एक होता है विरल माध्यम, एक होता है सघन माध्यम। अपवर्तन की घटना के लिए कम से कम दो माध्यमों का होना बहुत ही जरूरी है। तो विरल माध्यम और सघन माध्यम, मैं जैसे आपको 2-3-4 उदाहरण लेकर के बताऊं तो आप पता कर लेंगे कि कौन विरल है कौन सघन। जैसे मैं वायु की बात करूं, वायु को अभी न तो आप विरल कह सकते हैं न तो आप सघन कह सकते हैं। अगर मैं कह दूं कि अब कांच आ गया तो अब आप कहेंगे वायु विरल है और कांच सघन। अभी मैं वायु और जल की बात करूं तो भी आप कहेंगे वायु विरल है और जल सघन है। अगर मैं जल और कांच पे चलूं तो आप कहेंगे कि जल विरल है और कांच सघन है। तो किसी के भी विरलता और सघनता की जो तुलना है वो किन्हीं दो माध्यमों के बीच ही की जाएगी।
अभी अकेले मैं कह दूंगा कि जल कैसा है, विरल माध्यम है कि सघन माध्यम, तो आपके लिए कहना कठिन होगा, क्योंकि जल किसी से विरल है तो किसी से सघन है। जैसे जल ही की मैं बात करूं तो जल वायु से सघन होता है और कांच से विरल होता है। तो सो किसी भी चीज की तुलना करने के लिए कम से कम दो का होना जरूरी, तभी तो आप कहेंगे कि सघन है, विरल है, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, ये सारी चीजें तभी कही जा सकती है। शुद्ध प्रकाश का अपवर्तन हो गया। अब प्रकाश के अपवर्तन में जब माध्यम चेंज होते हैं, जैसे आप सोच सकते हैं ना कि प्रकाश की किरण अगर विरल से सघन में जाएगी तो क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी तो क्या होगा। सो वही फिगर में ड्रा करता हूं। मान लेता हूं कि पहले ये विरल माध्यम है, ये सघन माध्यम है, इधर ऊपर मैं सघन कर दे रहा हूं, और ये विरल माध्यम। कोई प्रकाश की किरण आ रही है, तो जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, इस तरीके से। यानी कि इसके जाने का पथ तो ये था, लेकिन वह अपने उस पथ पे न जाकर के ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये हो जाएगा आपका अपवर्तक पृष्ठ। ये प्रकाश की किरण आ रही है, इसे आप कहेंगे आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण अपवर्तित हो रही है, इसे आप कहेंगे अपवर्तित किरण। इस बिंदु पर प्रकाश की किरण आती है, टकराती है, इसी बिंदु पर जो नॉर्मल अभिलंब आप खींचेंगे, जो लंब आप डालेंगे, इसी को कहा जाएगा अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे हम दिखाएंगे आई से, जिसे कहेंगे ये आपतन कोण है। आपतन कोण। और जो ये प्रकाश की किरण है अपवर्तित वाली, अपवर्तित और अभिलंब के बीच जो कोण बनेगा इसे कहेंगे आर, इसे हम लोग कहेंगे अपवर्तन कोण। सो यही सारी चीजें हम लोग यहां पर भी नोट करेंगे। ये पहला फिगर और ये दूसरा फिगर। सो फिर से मैं एक बार बताता हूं प्रकाश के अपवर्तन के विषय में। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित होने की जो घटना होती है प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मैंने आपको बताया कि प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना होती है वह दो माध्यमों में होती है, यानी कि प्रकाश की किरण के अपवर्तन की घटना होने के लिए कम से कम दो माध्यमों का होना जरूरी है। जब तक माध्यम परिवर्तित होगा नहीं तब तक प्रकाश की किरण विचलित होगी नहीं। दूसरी चीज, प्रकाश के अपवर्तन की घटना पारदर्शी माध्यम में होती है।
अर्थात प्रकाश की किरण किसी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करे तभी प्रकाश की किरण अपवर्तित हो सकती है। सो मैंने यहाँ दो फिगर बनाया है। इन दो फिगरों के माध्यम से मैं समझाऊंगा कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह किस तरीके से अपने पथ से विचलित होती है। तो मैंने ये बना दिया अपवर्तक पृष्ठ। इसके ऊपर का जो माध्यम है वो विरल माध्यम है और इसके नीचे का जो माध्यम है वो सघन माध्यम है। तो नियमतः कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी कि अगर प्रकाश की किरण वायु से जल में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुकेगी, जल से कांच में जाएगी तो भी उसके अभिलंब की ओर झुकेगी। अब अभिलंब है क्या? जब प्रकाश की किरण आती है अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है तो इस बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है वही अभिलंब कहलाता है। तो प्रकाश की किरण इसी अभिलंब की तरफ झुकती है। ओके। दूसरा, यहां तो प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में गई थी, दूसरे वाले फिगर में प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी। कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब से दूर हटने का मतलब है कि अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला जो कोण होता है वो आपतन कोण से बड़ा हो जाता है। किस कंडीशन में? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। और पहले वाले में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इस स्थिति में जो अपवर्तन कोण होता है वो आपतन कोण से छोटा हो जाता है। परावर्तन वाली घटना में आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता था, तो वहां परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण था, इसलिए उसको परावर्तन कोण कहा गया है। यहां तो परावर्तित किरण है नहीं, अपवर्तित किरण है। सो इसीलिए यहां पर अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच को अपवर्तन कोण कहा गया है। इसमें मैं शामिल सभी शब्दों को एक बार आपको पुनः बता देता हूं। ये पूरा फिगर ड्रा किया हुआ है। अपवर्तक पृष्ठ का मतलब होता है कि प्रकाश की किरण जिस सतह पर टकराती है उसी सतह या पृष्ठ को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। अपवर्तक पृष्ठ पर आकर टकराने वाली प्रकाश की किरण को आपतित किरण कहते हैं। अपवर्तन के पश्चात अपवर्तित होने वाली जो किरण होती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण अपवर्तक पृष्ठ के जिस बिंदु पर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। ये आपतन बिंदु है। और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है उसे अभिलंब कहते हैं। आपतन कोण आप जानते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अब यहां आया है अपवर्तन। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला जो कोण होता है वह अपवर्तन कोण कहलाता है। सेम वही सारे शब्द यहां भी है। आपतित किरण है, अभिलंब है, आपतन कोण है। और यहां मैंने आपतन बिंदु नहीं लिखा है, इसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं कि ये आपतन बिंदु है। और इस आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब है वो अभिलंब है। इन दोनों फिगरों में बस अंतर यही है कि इसमें प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जा रही है और इसमें सघन से विरल में जा रही है। इसमें अपवर्तन कोण का मान जो होता है पहले वाले फिगर में जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें जो अपवर्तन कोण का मान होता है ये आपतन कोण से छोटा होता है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो इसमें अपवर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है अपवर्तन का नियम। तो इसे आप नोट करके लिख सकते हैं। नोट में नंबर 1 लिखेंगे। सबसे पहली चीज तो आप प्रकाश का अपवर्तन हेडिंग बनाएंगे, उसकी परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद आप ये दोनों फिगर बनाएंगे। दोनों फिगर बनाने के पश्चात आप पहले वाले फिगर के में लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। नंबर 2 में लिखेंगे जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। बाकी सारी चीजें मैंने बता दिया, उसे आप जानते रहिएगा।
इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है, अपवर्तन के नियम। तो अपवर्तन के नियम के भी दो नियम हैं। अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम में पहला नियम बताया जाता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। परावर्तन के नियम में पहला नियम भी यही था, सिर्फ अपवर्तित किरण के स्थान पर परावर्तित किरण था। तो वहां पर परावर्तित किरण था तो परावर्तित किरण, अब यहां पर अपवर्तित किरण है तो अपवर्तित किरण। क्या कहेंगे फिर से एक बार? पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 बहुत ही इसका इंपॉर्टेंट नियम है। नंबर 2 में कहा जाता है आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब गणित में आप लोग जानते होंगे साइन, आपतन कोण, तो आपतन कोण क्या है? आई, यानी कि साइन आई। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या, तो अपवर्तन कोण क्या है? आर, तो साइन आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग यन से दिखाते हैं। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे अपवर्तनांक कहते हैं। और इसी नियम को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो यहां से 3 चीजें मिलकर आती हैं। क्या क्या? एक तो अपवर्तन का दूसरा नियम, नंबर 2 स्नेल का नियम, और नंबर 3 अपवर्तनांक की परिभाषा। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपवर्तन के भी 2 नियम, फिर से एक बार, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर 2 आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। अपवर्तनांक को हम लोग संभवतः यन से प्रदर्शित करते हैं। अगर सिर्फ अपवर्तनांक की बात होगी तो अभी मैं और भी सारी चीजें अपवर्तनांक के विषय में आगे आपको बताऊंगा। अब प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या है, किस कारण से प्रकाश का अपवर्तन होता है? तो मैंने आपको बताया कि प्रकाश के अपवर्तन का जो कारण है वह प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। प्रकाश की किरण के लिए जैसे जैसे माध्यम परिवर्तित होता जाता है वैसे वैसे उसकी चाल जो होती है वह परिवर्तित होती जाती है। इसी के कारण प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और उसी विचलित होने की जो क्रिया होती है वही प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। ओके, ये कारण था। अब जो मैंने अभी आपको अपवर्तनांक के विषय में बताया, अब वो जो अपवर्तनांक होता है वह भी 2 प्रकार का होता है, एक निरपेक्ष अपवर्तनांक और एक सापेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक ये 2 प्रकार का हो गया। नंबर 1 निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है कि जब प्रकाश की किरण वायु से होकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है, यानी कि प्रकाश की किरण का पहला माध्यम वायु या निर्वात होना चाहिए। यानी कि जब कोई प्रकाश की किरण वायु या निर्वात से होकर किसी अन्य माध्यम में प्रवेश करती है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में ये कंडीशन होती है कि प्रकाश की किरण हमेशा वायु या निर्वात से ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करनी चाहिए। ओके, यानी कि ये कंडीशन होती है, ये शर्त होती है कि निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए पहला माध्यम वायु या निर्वात होना चाहिए। दूसरा होता है
सापेक्ष अपवर्तनांक। सापेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है कि यदि वायु या निर्वात के स्थान पर कोई अन्य माध्यम हो, यानी कि पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, वायु या निर्वात के स्थान पे जल आ जाए, कांच आ जाए या कोई तीसरा माध्यम आ जाए, लेकिन पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए, तो इस स्थिति में पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। ओके, यानी कि निरपेक्ष अपवर्तनांक में शर्त होती है कि पहला माध्यम वायु या निर्वात होना चाहिए और सापेक्ष अपवर्तनांक में पहला माध्यम वायु या निर्वात नहीं होना चाहिए। ओके, बाकी दोनों परिभाषाएं हम लोग पढ़ेंगे। अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल के साथ संबंध। अपवर्तनांक n का प्रकाश की चाल के साथ क्या संबंध होता है? तो हम लोग जानते हैं या कहते हैं कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। फिर से, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब, अगर प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है, जैसे उदाहरण के साथ समझा रहा हूं आपको, जैसे प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश करती है तो माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये इक्वल होगा किसके? माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ओके, देखा जाए। माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक ये बराबर होगा, यानी इसके कहने का मतलब है प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में गई है तो ये बराबर होगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। इसे हम लोग संकेत में भी लिख सकते हैं, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, यानी कि इसे हम लोग लिखते हैं 1n2। n के पहले जो अक्षर लिखा होता है उसमें से प्रकाश की किरण जाती है और n के बाद जो अक्षर लिखा होता है उसमें जाती है, यानी कि प्रकाश की किरण 1 से 2 में जा रही है। तो इसे हम लोग लिखते हैं वेलोसिटी v1 अपॉन v2। अब ये जो v1 है ये मीडियम इनवन है। v1 v2 कहने का मतलब है कि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल है और ये माध्यम 2 में प्रकाश की चाल है। इसको आप जानते रहिएगा, v1 v2 यानी कि 2 चाल तो है, लेकिन 1 का मतलब माध्यम 1 में और 2 का मतलब माध्यम 2। सो इसी प्रकार से अभी मैं आपको एक दूसरा उदाहरण लेकर के समझाऊं, जैसे मैं ANG लिख दूं। ANG का मतलब हो गया वायु के सापेक्ष ग्लास, कांच का अपवर्तनांक। तो जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इन ये एयर होगी, v इन एयर, वेलोसिटी इन एयर यानी कि वायु में प्रकाश की चाल अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास। तो प्रकाश की किरण जो रे ऑफ लाइट थी वो एयर से ग्लास में गई थी, तो पहला माध्यम एयर हुआ, दूसरा माध्यम ग्लास हुआ,
तो पहला माध्यम एयर और दूसरा माध्यम ग्लास। तो वेलोसिटी भी पहले एयर में अपॉन वेलोसिटी इन ग्लास में। सो एक बार फिर से मैं कहूंगा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है वह उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले की सहायता से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अगली टॉपिक हम लोगों को पढ़नी है प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता।